दोस्तों, माइकल विटनी ऑस्ट्रेलिया के एक बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज थे। इन्होंने वैसे तो 10 साल तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट के सीन पर रहे, मगर मैचेस ज़्यादा ये नहीं खेल पाए क्योंकि उस समय जो है क्रेग मैकडर्मट, ग्लेन मैकग्राथ के पहले ही रिटायर हो चुके थे। लेकिन हाँ, क्रेग मैकडर्मट और मर्व ह्यूज उस समय मेन लीड स्ट्राइक बॉलर थे। फिर भी एज अ सपोर्ट बॉलर ये आए थे और काफ़ी इफेक्टिव रहे जितने दिन में खेला इन्होंने। इनकी हाइट थोड़ी कम थी, लगभग 5 फीट 7 इंच के बहुत ही गठीले शरीर के ये व्यक्ति थे। देख के ऐसा लगता था कि WWF रेसलर टाइप की इनकी बॉडी थी, क्योंकि ये एक अच्छे रग्बी प्लेयर भी थे। तो रग्बी प्लेयर में जैसे एक बॉडी की बिल्ड चाहिए होती है, वैसा शरीर इनका था। बाएं हाथ के एक बेहद ही तेज़ गेंदबाज होते थे और जो इनकी बॉलिंग स्टाइल थी वो बिल्कुल डायगनल राउंड द मतलब बाएं हाथ के लिए ओवर द विकेट दौड़ के आते थे और ये बॉल को पटकते थे। मतलब कहते हैं बैंगिंग द बॉल ऑन द ग्राउंड। उस ढंग की बॉलिंग स्टाइल थी जो कि बिल्कुल ही शॉर्ट पिच या शॉर्ट पिच से थोड़ा आगे पड़ के तिरछा निकलती थी, एकदम एक बाहर की लाइन लेती हुई, जिसमें कि बैट्समैन अक्सर एज करेगा और सेकंड थर्ड स्लिप तक ऊंची कैच निकलती थी। यानी कि फास्ट पिचेस जो ऑस्ट्रेलिया की पर्थ, मेलबर्न वगैरह की जो तेज़ विकेट्स थी वहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव थे। वेस्ट इंडीज़ के जो तेज़ पिच होते थे जैसे कि सबाइना पार्क, जमाइका, वेस्ट इंडीज़ की सारी पिचेस ही कहते हैं कि बॉल फ्लाइज ऑफ द वेस्ट इंडियन पिचेस, वहाँ के लिए बहुत इफेक्टिव थे। लेकिन जो इंग्लैंड हो गया या न्यूजीलैंड या इंडिया के जो डेड पिचेस है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड में ज़्यादातर ग्रीन टॉप वाले थोड़े नमी ली हुई पिच होती है जहाँ की बॉल मूव करती है। शॉर्ट पिच बॉल बहुत कारगर वहाँ नहीं होती। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जो सब कॉन्टिनेंट के पिचेस है, यहाँ पे एक तरह से डेड स्लो विकेट होती है जहाँ पे कि शॉर्ट पिच बॉल बहुत कामयाब नहीं होती। इसीलिए इन्होंने जो ज़्यादातर क्रिकेट खेली है वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ में खेली है और उनकी सक्सेस भी वहीं इन्हें मिला है। अगर हम इनके शुरुआत की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के एक फ्लैटविल नाम की एक जगह है जो कि ईस्टर्न एक सबर्बन उपनगर है सिडनी का, वहाँ ये जन्मे और शुरू में फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने वहीं खेली। इन्होंने वैसे तो 1982-83 में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैचेस में और 1993 तक खेले, लेकिन इन 10 सालों में मात्र 12 टेस्ट मैच खेल पाए। इनके डेब्यू की कहानी बड़ी अजीब है क्योंकि वैसा डेब्यू शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। ये सिलेक्शन नहीं हुआ था इनका ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस समय। ये इंग्लैंड गए हुए थे काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए 1982-83 में, ये वहाँ थे। उसी समय ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का टूर किया, क्रिकेट खेलने पहुंची और उस समय जो वहाँ जो सेकंड टेस्ट या फर्स्ट टेस्ट मैच था उस सीरीज़ का, उसमें जेफ लॉसन और जेफ हॉवर्थ जो कि दो तेज़ गेंदबाज होते थे ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी जेफ लॉसन और रॉडनी हॉग जेफ लॉसन, ये दोनों तेज़ गेंदबाज थे जिन्हें इंजरी हो गई थी एक ही साथ। दो तेज़ गेंदबाज हटने के कारण फिर उस समय बॉलिंग लाइन एकदम, डेनिस लिली रिटायर हो चुके थे तो और कोई ज़्यादा, जेफ थॉम्सन रिटायर हो चुके तो ज़्यादा कोई ऑप्शन था नहीं। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने देखा कि कोई बेटर फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट खेल रहा वहाँ से अब एक तेज़ गेंदबाज ले, तो माइकल विटनी का नाम सामने आया क्योंकि फर्स्ट क्लास में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और उस समय वो संयोग से इंग्लैंड में ही थे तो उन्हें बुला लिया गया और इस ढंग से वो 2 टेस्ट मैच खेले उन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड में। इस ढंग से इनकी डेब्यू हुई टीम में। इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट मैच का वो 7 for 27 रहा है इंडिया के अगेंस्ट, और एक मैच का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 11 विकेट रहा है एक टेस्ट मैच का, वो भी उसी इंडिया के अगेंस्ट उसी टेस्ट मैच में हुआ था। और पर्थ में ये टेस्ट मैच था 1991 के एंड और 92 के स्टार्ट में जब इंडिया खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पर्थ टेस्ट मैच में मुझे याद है उस टेस्ट मैच में कोई भी इंडिया का बैट्समैन माइकल विटनी के सामने टिक नहीं पाया। बिल्कुल एक सी ही गेंद आती थी इनकी, शॉर्ट पिच या शॉर्ट पिच से थोड़ा आगे ये बॉल को पटकते थे और गेंद उठती हुई बाहर निकलती थी और इंडिया के सारे बैट्समैन रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, ये लोग एज करते चले गए, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप या फॉरवर्ड शॉट लेग। इस ढंग से पूरी टीम ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी। लगता था ऐसे कि इंडियन बैट्समैन स्लिप में कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं माइकल विटनी की गेंद पर। सेकंड इनिंग में भी बिल्कुल वही 4 विकेट फिर ले गए, तो कुल मिला के 11 विकेट लिए इन्होंने। उसके बाद उसके पहले 1989 में 7 for 89 इन्होंने लिया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में एडिलेड में। तो इससे समझ में आता है कि ये तेज़ पिचेस पे अच्छे खासे इफेक्टिव था। उसके अलावा
अगर ओवरऑल बात की जाए तो 12 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 39 विकेट्स लिया है। वहीं वनडे में देखा जाए तो इन्होंने 38 वनडे में 46 विकेट लिए हैं। इनका जो स्ट्राइक रेट है टेस्ट मैचेस में वो कम है, क्योंकि इनको हर एक विकेट लगभग 62 या 63 बॉल्स फेंकने के बाद मिलती थी। वहीं वनडे में ये एवरेज इनका 50 से नीचे है, 47-48 बॉल पे एक विकेट है इनको। तो इससे लगता है वनडे में ज़्यादा इफेक्टिव गेंदबाज थे। और ये बात सही भी है, जबकि 1992 वर्ल्ड कप में ये ऑस्ट्रेलिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे उस पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 1992 में। उसके अलावा माइकल विटनी का एक किस्सा और मशहूर है। जब 1987 में न्यूजीलैंड खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे जो है मेलबोर्न टेस्ट मैच में ये रिचर्ड हेडली के सामने 18 गेंद खेल गए रिचर्ड हेडली की, और आउट नहीं हुए। ये लास्ट बैट्समैन थे, अगर ये आउट होते तो ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाती और वो टेस्ट मैच हार जाती ऑस्ट्रेलिया, और वो सीरीज़ 1-1 से बराबर हो जाता। लेकिन रिचर्ड हेडली ऐसे ख़तरनाक, वो भी उस समय टॉप ऑफ द फॉर्म, रिचर्ड हेडली के सामने इन्होंने 18 गेंदें खेली और ये सरवाइव कर गया। वो लास्ट विकेट था ऑस्ट्रेलिया का। इस ढंग से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वो सीरीज़ बचाया और ऑस्ट्रेलिया 1-0 से वो सीरीज़ जीतने में कामयाब रही। तो इसके बाद इन्होंने 1993 में छोड़ दिया था क्रिकेट। फिर उसके बाद ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम किया इन्होंने 1994 से लेकर 2022 तक। और इसके अलावा रग्बी एसोसिएशन के ये ऊंचे पोस्ट पे भी रहे, क्योंकि ये रग्बी प्लेयर भी रहे थे। तो यदि माइकल विटनी के बारे में मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मेरे 943 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब मुझे केवल 57 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने के लिए। तो फिर से अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।